आदाब नाजरीन, आज का मुद्दा में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी। आज का मुद्दा में बात करेंगे शाहीन बाग के हवाले से कि क्या बातचीत से रास्ते खुलेंगे। शाहीन बाग के मुजाहिरीन से सुप्रीम कोर्ट की मुज़ाकरातकार साधना रामचंद्रन ने आज चौथे दिन बातचीत की, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। इससे पहले 3 दौर की बातचीत भी बिना किसी नतीजे के खत्म हुई। 3 दिन की बातचीत बेनतीजा निकलने के बाद चौथे दिन यानी आज मुज़ाकरातकार साधना रामचंद्रन शाहीन बाग पहुंची। साधना रामचंद्रन ने मुजाहिरीन से कहा कि कल हमने सड़क के बारे में बात की थी, कल हमने आधी रोड की बात की, आपने सिक्योरिटी की बात की, मैंने ये नहीं कहा कि शाहीन बाग से चले जाएं। वहीं मुजाहिरीन ने कहा कि अगर हमें तहरीरी तौर पर हिफाजत का यकीन नहीं दिलाया जाता तो बात खत्म। इस पर रामचंद्रन ने कहा कि क्या इससे हम खुश होंगे। शाहीन बाग में एक खूबसूरत जगह खोजें, एक खूबसूरत बाग बने और वहां प्रोटेस्ट हो। क्या आपको यह आइडिया पसंद है? इस पर सारे खवातीन ने साफ मना कर दिया। शाहीन बाग में मुजाहिरीन से बातचीत करते हुए साधना रामचंद्रन ने कहा कि उन्होंने कभी भी प्रोटेस्ट करने वालों को पार्क जाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि गलतफहमी तोड़ती है। बातचीत के दौरान शाहीन बाग की खवातीन ने साधना रामचंद्रन के सामने कुछ मांगे रखी। मुजाहिरीन की मांग है कि उन्हें 24 घंटे सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में अहकामात जारी करे, पुलिस की जवाबदेही तय की जाए, शाहीन बाग और जामिया के लोगों के खिलाफ दर्ज केस और नोटिस वापस लिया जाए, जामिया में हुए तशद्दुद में पुलिस के रोल की भी जांच हो, मुजाहरे वाली जगह की हिफाजत के लिए स्टील शीट का इस्तेमाल किया जाए, एहतजाज शाहीन बाग पर ही चलता रहे, शाहीन बाग पर नाजेबा तबसरा करने वाले रहनुमाओं पर कार्रवाई की जाए। अब सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की यह पहल भी बेनतीजा निकल जाएगी? कल यानी इतवार को बातचीत का आखिरी दौर है। 24 को मुज़ाकरातकारों को रिपोर्ट सौंपनी है और उसी दिन समाअत भी। अगर इस पहल का भी नतीजा नहीं निकला तो क्या होगा? क्या इस मामले का कोई पुख्ता रास्ता निकलेगा या सारी तदबीरें उल्टी पड़ जाएंगी, उल्टी साबित हो जाएंगी? ये सब हम इन तमाम सवालों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि शाहीन बाग पर किसने अभी तक क्या क्या कहा है। 5 people sit outside Vigyan Bhavan and say that we shall not move from here unless this parliament of students adopts a resolution which we like them to adopt. This is not this is another form of terrorism. तो आज का मुद्दा में हमने 5 सवाल पूछे हैं। हमारा पहला सवाल है कि क्या बातचीत से निकलेगा कोई रास्ता, उम्मीद की कोई राह निकलेगी? हमारा दूसरा सवाल है कि क्या मुजाहिरीन के मुतालिबात माने जाएंगे? हमारा तीसरा सवाल है कि अगर नहीं निकली कोई राह तो क्या होगा, मुतबादिल? हमारा चौथा सवाल है कि मुजाहरे की जगह के अलावा क्यों बंद हैं दूसरे रास्ते? हमारा 5वां सवाल है कि क्या शाहीन बाग पर अब नरम पड़ेगी सरकार? इन्हीं 5 सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी बातचीत होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शमा खान साहिबा, शाहीन बाग मुजाहरे से जुड़ी हैं, सोशल वर्कर हैं, दिनेश सिंह साहब हैं, बीजेपी लीडर हैं, एजाज कमर साहब हैं, सियासी तज्जियाकार हैं, और कामरान मलिक साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। दिनेश सिंह साहब, आप बीजेपी के लीडर हैं, आपने कई बार यहाँ पर भी शाहीन बाग में जो हमने प्रोग्राम किया, जो हमने बहस की, उसमें आपने शिरकत की है। आपको लगता है कि अब बातचीत का आखिरी दौर है, कल आखिरी दिन है, आपको लगता है कि इस बातचीत से कुछ बीच का रास्ता, मिडवे निकलेगा? अब्बास, ये उम्मीद सबको रखनी चाहिए, क्योंकि रास्ता रोकने से कभी रास्ता नहीं निकलता है। रास्ता निकालने के लिए रास्ता बनाना पड़ता है। अगर आप रास्ता बनाना चाहते हैं तो फिर रास्ता नहीं रोकना पड़ेगा, आपको फिर रास्ता छोड़ना पड़ेगा और जिद छोड़नी पड़ेगी। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ सोच समझ के ही इन वार्ताकारों को नियुक्त किया है, और वार्ताकार भी ऐसे नहीं है, सब सुलझे हुए वार्ताकार। बीजेपी के लीडर हैं दिनेश सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट को क्यों मदाखलत करनी पड़ी? इसलिए कि देखिए, इसके पहले भी हुआ था कुछ ऐसे, जैसे राम जन्मभूमि का मुद्दा था, उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने वार्ताकार नियुक्त किया था और कई बार प्रयास किया। नहीं, सरकार की तरफ से क्यों नहीं पहल हुई? एक मिनट, देखिए, अभी दिक्कत हम बता रहे हैं ना, दिक्कत कहां हो रही? सरकार की तरफ से गृह मंत्री सरकार है कि नहीं है?
गृह मंत्री जी। माननीय होम मिनिस्टर और सरकार है कि नहीं है, उन्होंने खुले मन से कहा कि अगर आपकी कोई दिक्कत है, आपको कोई समस्या है सीए में, तो आइए और बातचीत करिए, आप समय मांगिए। अब्बास भाई, दिक्कत क्या है ना कि बात आप किससे करेंगे? अभी जो वार्ताकारों के सामने भी समस्या आ रही है, वो समस्या इसीलिए आ रही कि बात कभी भीड़ से नहीं होती है। आप अपनी कोई एक कमेटी बना लीजिए, कोई डेलीगेशन बना लीजिए। शाहीन बाग के मुजाहिरीन का कहना है कि हमारा हर शख्स, हर फर्द, हर खातून एक डेलीगेशन है, हम सब मिलकर, हम सब बैठे हुए हैं, हजारों की तादाद में, 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, हम बैठे हुए हैं, हमें कोई पूछने नहीं आया, हमसे हमारे मुतालिबात को जानने नहीं आया, हमारी मांगों को समझने के लिए कोई नहीं आया, अब हमें जाने दीजिए। तो पिछले इतवार को शाहीन बाग से एक बड़ी तादाद में लोग वजीर दाखिला के दफ्तर तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको वहीं रोक दिया। अब्बास भाई, ऐसे सिस्टम में नहीं होता है। भीड़ जाके कभी नहीं बात करती कि आप रामलीला मैदान, देखिए हम सब भी धरना प्रदर्शन अपने छात्र जीवन से लेकर अभी तक राजनीतिक जीवन में, हम लोग भी लगभग 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, छात्र राजनीति हो या भारतीय जनता पार्टी की। तो फिर सरकार हम लोगों ने भी धरना किया है, हम लोगों ने भी प्रदर्शन किया है, लेकिन दिनेश साहब, तो फिर सरकार के किसी नुमाइंदे को आ जाना चाहिए, किसी वजीर मैं को आ यही तो जाना आपसे चाहिए कह रहा हूं था। बस जी, सरकार तो आमंत्रित कर रही है, लेकिन आप कह रहे हैं हमारा हर व्यक्ति डेलीगेशन है ना, तो एक व्यक्ति जाए। आप अगर एक व्यक्ति को डेलीगेशन मान रहे हैं, एक एक करके जाए। आप शाहीन बाग चले जाते, आप अपना एक डेलीगेशन बना एक चीज बिल्कुल अब्बास जी, शाहीन बाग वालों ने तय किया है कि किसको आना है किसको नहीं। वहां यह भी तय है कि कौन मीडिया वाला जाएगा कौन नहीं जाएगा, यह भी तय है कि कौन आएगा स्वागत किया जाएगा, कौन आएगा पीटा जाएगा। आपने देखा हुआ है। मतलब सरकार इतनी बेबस है, बेबस नहीं है, शाहीन बाग के मुजाहिरीन से इतना खौफजदा है कि आप वहां जाना नहीं चाह रहे हैं। अब्बास भाई, आप तो कुछ भी उसको एक्सप्लेन करिए, आप मेरे मुंह में अपनी जबान तो डाल नहीं देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय लोकतंत्र में किसी को भी धरना और प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन वो धरना और प्रदर्शन कैसे होता है भी सबको पता है, और दिल्ली में धरना और प्रदर्शन कहां होता है ये भी सबको पता है। उसके लिए जगह निश्चित है, उसके लिए सिस्टम है, आप अनुमति लीजिए धरना प्रदर्शन। आज भी सर्वोच्च न्यायालय ने धरना खत्म करने के लिए कही का, और शिफ्ट करने के लिए वार्ताकार, और वार्ताकार वहां निर्णय देने नहीं गए अब्बास भाई। वार्ताकार जो बातचीत होगी उस बातचीत से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराएंगे। आज जो भी वहां के शाहीन बाग के जो लोग कह रहे हैं, हो सकता है, मैं कहां मना कर रहा हूं, आपको सरकार की नीतियों का विरोध हो सकता है, आपको सीए से विरोध हो सकता है, आपको प्रधानमंत्री से विरोध हो सकता है, तो उसके लिए आप प्रदर्शन कर सकते हैं, उसको आप धारणा कर सकते हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक तरीके से। किसी दूसरे का रास्ता, ये क्यों वार्ताकार क्यों नियुक्त हुए, इसके थोड़ा सा नेपथ्य में चले जाइए अब्बास भाई, 1 मिनट का समय दीजिए। इसलिए नहीं, बस 30 सेकंड कर ले फिर आ जाए ना। इसलिए हुआ कि जो लोग इस सीए के खिलाफ थे, उन लोगों ने एक सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डाली, और दूसरे वो लोग जो शाहीन बाग के प्रदर्शन से जो रोड ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, वहां के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने एक याचिका डाली सर्वोच्च न्यायालय में कि हम लोगों का रास्ता खोलिए। तब सर्वोच्च न्यायालय ने वार्ताकारों को नियुक्त किया कि उसके साथ बातचीत करिए, कि अगर आपको धरना और प्रदर्शन करना है तो किसने आपको मना किया है, और माननीय गृह मंत्री जी ने भी यही कहा कि अगर आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो करिए। शमा खान साहिबा, आप वहां शाहीन बाग मुजाहरे से जुड़ी हैं। पिछले इतवार को जब मुजाहिरीन जा रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया। लोगों का कहना है कि आप वजीर दाखिला के दफ्तर जा रहे हैं, आप वजीर दाखिला से बात करने जा रहे हैं, कि आप पूरा हुजूम लेकर जा रहे हैं। क्या मुजाहिरीन ने पहले से नहीं तय किया कि हमारा ये 5, 10, 15, 20 ये नुमाइंदे होंगे, इनका ये डेलीगेशन होगा, ये वफ्द होगा, ये जाएगा? तो क्या मुजाहिरीन में एक राय नहीं बन पाई, या आप सब जाना चाहते थे? नहीं, वहाँ के सभी लोग जाना चाहते थे, कि वो सब सुनना चाहते हैं। अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, शाहीन बाग के अलावा भी दूर से लोग आए हुए हैं, और वो अपने कानों से, अपने सामने से सुनना चाहते हैं। तो यही चीज़ है, और वहाँ पर जाहिर बात है वहाँ जाने नहीं दिया। तो पुलिस ये है कि वो क्यों रोक रही है, जब गृह मंत्री ने नहीं रोका, उन्होंने इन्वाइट किया, उन्होंने तो 1-2 को नहीं बुलाया, उन्होंने भी सबको ही इनवाइट किया, और फिर शाहीन बाग खुद इनवाइट कर रही है, तो कोई वहाँ का बीजेपी का, ये जो सरकार है उसका नुमाइंदा कोई क्यों नहीं पहुँच रहा है? डरने की कोई बात है ही नहीं, वहाँ पर सबका बहुत वेलकम किया जाता है और बहुत प्यार से सब मिलते हैं वहाँ पर। ठीक है, एजाज कमर साहब, आप सियासी तज्जियाकार हैं और आपको मैं सुनता रहता हूँ, आपकी गहरी नज़र और पकड़ है। आज आरिफ मोहम्मद खान साहब का भी मैंने स्टेटमेंट अभी चलाया प्रोग्राम शुरू होने से पहले। उन्होंने जिस तरह से कहा कि आप ऐवान से पास किए हुए किसी भी कानून के खिलाफ आपको हक है कि आप एहतजाज करें,
लेकिन फिर उन्होंने जो मिसाल दी कि विज्ञान भवन के बाहर यहाँ छात्र संसद चल रही है, विज्ञान भवन के बाहर अगर 5 लोग बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारा जो बनाया हुआ रेजोल्यूशन है ये पास नहीं होगा, तब तक हम नहीं हटेंगे। दिस इज नॉट द वे, दिस इज द वे ऑफ टेररिज्म। देखिए, आप जानते हैं कि मैं एक नेशनलिस्ट ख़ानदान से आता हूँ और 100 साल से मेरे ख़ानदान ने इस मुल्क की खिदमत करी है जी। आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब भी नेशनलिस्ट हैं और हमारा भी वही मौक़िफ़ है जो सरकार का है। लेकिन थोड़ी सी बात यह है कि देखिए, मुसलमानों को कुछ शिकायतें थी, इलेक्शन में कुछ बदतमीज़ी हुई, बदज़बानी हुई, तो आरएसएस के नंबर 2 के नेता भैया जी जोशी उन्होंने आके कहा कि देखिए, हिंदुओं की मुखालफत करने का मतलब, ये बीजेपी की मुखालफत का मतलब हिंदुओं की मुखालफत नहीं है। उसके बाद भी अगर लोगों को समझ नहीं आए तो नंबर 1 है मोहन भागवत जी है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। देखिए, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि नेशनलिज्म को फासिज्म से जोड़ा जाता है, जबकि मैं खुद नेशनलिस्ट हूँ और ये खाली हिंदुस्तान पर नहीं है, ये हमें बीजेपी से मत जोड़िए। देखिए, कर्नल नासिर ने, मैं हमेशा आपके चैनल पे कहा है, कर्नल नासिर ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि ए फिरौन की औलादो, तुम्हारे मूसा के बेटों से लड़ाई है, यानी एक पैगंबर के से लड़ने जा रहे हैं, तो कितनी शर्मनाक बात थी। लेकिन वो एक नेशनलिज्म की खूबसूरती थी, अपनी पहचान, माँ और मादरे वतन होता है। ईरान के बादशाह भी कहते थे हम 2.5 साल से ईरानी, मैं तो पठान हूं। पख्तून भी ये कहते हैं कि हम 1400 साल से मुसलमान हैं, लेकिन हम 5000 साल से पख्तून हैं। मसला नेशनलिज्म का है। दूसरा इशू आता है कि देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूं, फिक्री बेमानी। आप ये जो आरिफ मोहम्मद खान को नेशनलिस्ट बता रहे हैं, तो शाहीन बाग में जो लोग बैठे हैं वो नेशनलिस्ट नहीं है क्या? देखिए अब मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, ये मोहन भागवत साहब ने अभी 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया है, हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं उसी पे आ रहा हूं। मुझे ये है फिक्री बेमानी का इशू। कैसे फिक्री बेमानी का इशू कि साहब, एक मुल्क बना मजहब के नाम पे पाकिस्तान, एक सेकुलरिज्म के नाम पे, मजहब के नाम पे जो मुल्क बना पाकिस्तान, उसमें अक़लियतों को रिजर्वेशन दिया गया, आपको नहीं दिया गया, लेकिन आपने आवाज नहीं उठाई उस जमाने में। उसके बाद सबसे बड़ी इस मुल्क की प्रॉब्लम थी दंगा। आप इतना कत्लेआम हुआ था पार्टीशन के वक्त, आप 70 साल तक खामोश बैठे रहे, आपने दंगा विरोधी कानून की बात नहीं की। मतलब प्रॉब्लम ये है कि अगर हाशिमपुरा मरियाना में कत्लेआम होता तो आपको सबर है, दिल्ली में हजारों मुसलमानों को कत्ल कर दिया, तियानामेन चौक के बाद सबसे बड़ा कत्लेआम था 1983 में, आपने सबर कर लिया। एजाज कमर साहब, आप सियासी तजियाकार हैं तो नहीं कर रहे हैं, आप हाशिमपुरा मलियाना की बात नहीं करते, तो ठीक है ना, दिल्ली के कत्लेआम तो की बात नहीं करते, आप 1969 के दंगे की बात नहीं करते, आप सिर्फ गुजरात दंगे की 2000 की क्यों बात करते हो? आपको प्रॉब्लम सिर्फ नरेंद्र मोदी से, भाजपा से है, आपको तो इंसाफ की बात ही नहीं कर रहे हो। एजाज कमर साहब, तो आपके कहने का मतलब कि मुरादाबाद हुआ, मेरठ हुआ, मलियाना हुआ, हाशिमपुरा हुआ, तो हम भी कुछ करेंगे क्या? ये कत्लेआम नहीं था, हम भी कुछ करेंगे क्या? आप गोली चलाने वाले बयान को जस्टिफाई करेंगे क्या? आप गोली चलाने वाले बयान को जस्टिफाई करेंगे? एजाज कमर साहब, आप गोली चलाने वाले, मैं आपसे शाहीन बाग के रास्ते पर बात करने आया था। आप मेरठ, मुजफ्फरनगर, मलियाना, हाशिमपुरा और कांग्रेस के दौर के फसादात की बात करने लगे। कौन फसादात को जस्टिफाई करेगा? इंसानों के बहते हुए खून को कौन जायज ठहराएगा? कामरान मलिक साहब, आप सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये पहल की है, जो मुज़ाकरातकार, जो वार्ताकारों को भेजा है, 4 दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, कुछ बातचीत का, कुछ सही पॉजिटिव उसके नतायज देखने को नहीं मिल रहे हैं। कल आखिरी दिन बचा हुआ है। आपको लगता है कि कल कुछ एक खुशगवार माहौल पैदा होगा और एक कुछ अच्छी खबर शाहीन बाग से आएगी? देखिए, मेरा कहना यह है कि जो मीडिएटर सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किए हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और लगता है कि वो जो कहते हैं मना लेंगे, अगर थोड़ा बहुत जो है उनकी बातों को सुना जाए। वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लेडीज़ प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनके साथ में बहुत अजीब उनके अगेंस्ट बहुत अजीब तरह के जो है जुमले बोले गए हैं। लेकिन एजाज कमर साहब तो कहते हैं कि कांग्रेस के दौर में दंगा हुआ है, वो तो सिर्फ बोल ही रहे हैं। नहीं, पहले मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं जी। बहुत अजीब तरह के जुमले बोले गए हैं उनको, और वहां पर जो है कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट को भी भेजा गया। मैं नहीं कहता कि किसने भेजे, बट वो सेल्फ रेडिकलाइज थे या किसने ने उनको रेडिकलाइज किया था, तो मैं इस मुद्दे पर नहीं जाता, बट लोग गए वहां पर। तो जिस तरह से वो लेडीज एग्रीव्ड हैं और नो डाउट उनके दिलों में बेचैनियां हैं, उन बेचैनियों को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहल करी।
मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि कभी भी जो है सरकार ने इसकी जो है कहते हैं पहल नहीं की। और सरकार जो होती है वो किसी एक पार्टी की नहीं होती है, किसी एक कम्युनिटी की नहीं होती है। अगर जो कहते हैं अमित शाह जी नहीं आ सकते हैं, मोदी जी नहीं आ सकते हैं, बट अपने नुमाइंदों को तो भेज सकते हैं। और वहां पर जो है सिक्योरिटी का जो है कहते हैं कोई इशू है ही नहीं। रीजन ये है कि बहुत पीसफुल वे में जो है वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। और जो अभी किसी ने कहा कि किसी को जो कहते हैं मारा पीटा गया, वो जो कहते हैं घटनाएं जो हैं वो डिफरेंट इशू हैं। मगर जब सरकार का कोई नुमाइंदा जाएगा, इसलिए जाएगा कि हम जो है कहते हैं आपके लिए आए हैं, आपके जो कहते हैं वेलफेयर के लिए आए हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसके समाधान के लिए आए हैं, तो उनको जो है कहते हैं लोग क्यों जो है कहते हैं उनके अगेंस्ट क्यों जो है कहते हैं वायलेंट होंगे। मगर कुछ ऐसे लोग एंटी सोशल एलिमेंट जो जिन्होंने कुछ हादसे वहां पे किए हैं, उन लोगों की मजम्मत भी करनी चाहिए और सरकार को उनके खिलाफ एक्शन भी लेने चाहिए। और जिन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोगों ने जिन लेडीज के बारे में मतलब उनके जो है रेट्स फिक्स किए हैं, उनको कहा कि 500 रुपए में ये लेडीज बैठी हुई हैं, तो मुझे तो बड़ा अफसोस होता है क्योंकि मेरी माएँ बहनें हैं वहां पर। और जो कहते हैं मैं 500 रुपए के लिए किसी अपनी बहन को या अपनी माँ को भेजूंगा वहां पर। ठीक है। तो दिनेश सिंह साहब, आपने सुना, कामरान मलिक साहब को सुना, शमा खान को सुना। लोगों की शिकायत वहां पर यही है कि अगर सरकार पहल करती, सरकार के नुमाइंदे आते, बड़े वुज़रा नहीं आते, एक डेलीगेशन बना देते। आपके पास अक़लियतों के लीडर हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, शहनवाज हुसैन हैं, उनकी क़यादत में एक डेलीगेशन बना देते और बातचीत होती, संवाद होता, लोगों की मांगों को समझा जाता, तो शायद इतना लंबा ये धरना, ये प्रदर्शन, ये मुजाहरा न खिंचता। असल में दिक्कत क्या है, आप यही तो कह रहे हैं कि डेलीगेशन बना दिया जाता है। यही तो मैं कह रहा हूं कि शाहीन बाग वाले एक डेलीगेशन नहीं बना सकते हैं। मतलब दिक्कत यही आ जा रही है ना कि वहां जब मिलने की बात कही जा रही है। जरा एक मिनट, मुझे बीच में बोलने की आदत है। सुना, नहीं, मेरा सवाल ले लीजिए, तो आप पूछ लीजिए। मेरा सवाल ले लीजिए। मेरा सवाल यह है कि चुनावी रैलियों में, इंतखाबी रैलियों में वजीर आजम भी जाते हैं, चिलचिलाती धूप में रहती है, हजारों लाखों के मजमे को खिताब करते हैं, तो शाहीन बाग में लोग अपनी समस्याएं लेकर, परेशानियां लेकर, मुश्किलात लेकर, मांगे लेकर बैठे हुए थे, चले जाते। समस्याएं लेकर नहीं बैठे हैं जी। अभी जो हमारे साथी कह रहे थे कामरान जी, देखिए दिक्कत वहां, उन्होंने कहा जुमले के नाते धरना है। उन्होंने कहा अवध भाषा का जो इस्तेमाल किया गया ये नहीं है। कोई कहे किसके नाते धरना है, ये बातें तो बाद में आई होंगी। धरना इसके नाते नहीं है। धरना किस नाते है ये धरना वालों को भी नहीं पता है। ये देख, एक मिनट, हम बीच में एक शब्द नहीं बोलते किसी के। ये धरना सीए के खिलाफ है ही नहीं है। आप तो उनको बड़े मासूम कह दे रहे हैं। वहां पर उस धरने में छोटे छोटे बच्चे प्रधानमंत्री की हत्या की बात करें, वो बच्चों को कसूर नहीं है। छोटे छोटे बच्चे गृह मंत्री की हत्या की बात करें, वो बच्चे कसूरवार नहीं बनता। मैं आज भी कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, कसूरवार है। कसूरवार वो हैं जो उनके दिल में इस तरह के नफरत के बीज बो रहे हैं, वो लोग कसूरवार हैं। किसी की मुखालफत सीए से नहीं है। सीए में किसकी नागरिकता जा रही है? हम बार बार आपके चैनल पर भी कहे कि क्या कोई भी व्यक्ति मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल देगा? ये बाई चांस है, ये बाई चॉइस है, कहीं नहीं। इसकी आपत्ति देखिए, नागरिकता नहीं जा रही है, आप मगर हिंदुस्तान का जो मेरी बात सुन लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन है उसका तो करेक्टर चेंज कर रहे हो आप। टाइम पे चर्चा करेंगे तो हम लोग बेहतर बातचीत कर पाए। हम लोग तो यहाँ कोई तू मैंने करने के लिए बैठे नहीं। हम ये कह रहे हैं कि समस्या ये नहीं है, वो चाहते हैं धरना खत्म हो। आज भी मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन जो धरने के पीछे हैं, जो इस धरने को करवा रहे हैं, वो नहीं चाहते। जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी, यही मोदी तो है, सबके साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने क्या नहीं किया? जिन जमात की आप बात कर रहे हैं, क्या ट्रिपल तलाक जैसे नसूर को नहीं खत्म किया मोदी जी ने? यही उनकी बेचैनी है। अरे 370 देश में हट गया, पूरे मुल्क में शांति कायम रह गई, बेचैनी ये है। अरे ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, भाईचारा बना रहा है, गंगा जमुनी तहजीब कायम रह गई, उनकी बेचैनी है। राम मंदिर पर निर्णय आ गया और पूरे हिंदुस्तान में कुछ रही नहीं, और गंगा जमुनी तहजीब बनी रही। ये दिक्कत है। मैं यही बार बार कह रहा हूं, ये दिक्कत उन लोगों से है, उन दुकानदारों से है जो 15 करोड़ बनाम 100 करोड़ कह रहे हैं। ये कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा है? कोई समझाए तो। ये वो नहीं खत्म होना देना चाहते हैं। बाकी वहां बैठे लोग कौन कह रहा है? उनको खुद नहीं पता है कि सीए क्या है। ये आप जो कामरान जी कह रहे हैं कि अवध भाषा बोली गई है, कोई एक आज जो उन्होंने कहा है कि हमारी मांगे हैं, उस मांग में किसी ने ये कहा है?
ये शब्द किसी ने नहीं कहा। उसमें ये कहा है कि मुझको पुलिस पर भरोसा नहीं, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। अगर देखिए, सर्वोच्च वहां पर- न्यायालय भी प्रोटेक्शन देगा तो भी पुलिस के द्वारा ही प्रोटेक्शन देगा। आपको अपने मुल्क के पुलिस पर भरोसा होना चाहिए, आपके अपने मुल्क के आवाम पर भरोसा होना चाहिए। आपकी मांग है, वहां लोग अपने दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, अगर उस रास्ते से आप आते जाते हो, लोग दवाखाना नहीं जा पा रहे हैं, लोग बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ये कौन सा? और आज तक कामरान जी, आप हमसे वरिष्ठ भी हैं उम्र में भी, मुझे एक कोई उदाहरण बता दीजिए जहां भीड़ से लोग संवाद करने गए हैं। कभी भी आपने अभी अन्ना का आंदोलन आपने देखा, जेपी मूवमेंट आपने देखा, कभी भीड़ से संवाद सरकार का नहीं होता है। आप डेलीगेशन तय कीजिए, आप चार्टर तैयार कीजिए, आप बात करिए ना। आप हमको तो कह रहे हैं डेलीगेशन, आप उनको नहीं कह रहे हैं, आप अपना डेलीगेशन भेजिए। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, आप बताइए, जो फरीदाबाद से लेकर नोएडा तक का जो रोड था, वो तो जाके इन लोगों ने ब्लॉक नहीं कर रखा है, वो तो जाके गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर रखा है। और एक मिनट पूरी बात होने दीजिए, मेरी पूरी बात होने दीजिए। और दूसरी जगहों के भी रास्ते जो है ब्लॉक किए गए हैं और इंटेंशनली ब्लॉक किए गए हैं। उसका रीजन ये है कि किसी तरह से ह्यू एंड क्राई जो है क्रिएट की जाए और इन लोगों को जो है मीडिया क्रिटिसाइज करे, हिंदुस्तान के जो और शांति पसंद लोग हैं वो इनको क्रिटिसाइज करें, जबकि ये सारे लोग जो हैं शांतिपूर्वक एक जगह पर बैठे हुए हैं। एक साइड का जो है लोग ऐसे नहीं बैठते हैं। आप वकील हैं ना? जी, आप वकील हैं, आप कानून के जानकार हैं जी। मुझे तो आप पर तरस आ रहा है। हाईकोर्ट कामरान जी, मुझे तो आपको तरस आ रहा है। जरा एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग भी यही हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आप विद से सके, आपको जानकारी है कानून की, आप सड़क को रोककर आप धरना देंगे? देखिए, अगर हमारा प्रोटेस्ट, अजीब बात आप कर रहे हैं। अगर इन लेडीज का प्रोटेस्ट, ये लेडीज और वो लेडीज क्या होती है? अगर क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, अगर आपको दिक्कत है, अगर सीए के खिलाफ अब सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई पेंडिंग है, उस पर सुनवाई आपको अपने संविधान पर, अगर ये प्रोटेस्ट इलीगल होता चाहिए। कामराज जी, आप कह रहे हैं वो बैठे हुए हैं, आप सड़क को रोककर बैठेंगे? अगर प्रोटेस्ट इलीगल होता तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है, आपने एक सवाल आपका है अब्बास जी, मैं क्या कह रहा हूं, अगर हाई कोर्ट और आप हाई कोर्ट गए, सरकार गई हाई कोर्ट, और उसके बाद में हाई कोर्ट ने क्या कहा कि आप जो है उनसे विनम्रता से जाइए, हाथ जोड़िए और उनसे कहिए कि वहां से हटिए। क्यों? क्योंकि दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। उन्होंने कहा इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा लोग तो कि जाके उनसे विनम्रता से मिलिए। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी कहता है कि उनसे विनम्रता से मिलना है, तो इसका मतलब यह है कि उनके पास राइट है, लोगों को गुमराह करें, उनके पास राइट है। आप लोग जो पढ़े लिखे तथाकथित लोग हैं ना, जो कानून के जानकार हैं, वो कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तब तरस आती है। दिनेश जी, शमा खान साहिबा हैं, ये शाहीन बाग प्रोटेस्ट में शामिल हैं, ये एक सवाल करना चाह रही हैं आपसे। जी सर, मेरा आपसे ये सवाल है, आपने कहा कि जनता के बीच में कोई भी नुमाइंदा नहीं जाता है, तो वोट लेने तो जाते हैं, तो एक पीस मैसेज देने क्यों नहीं जा सकते? फिर एक सेकंड सर, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं। शाहीन बाग ना आप जाके कहिए, सर, मैं कह रहा हूं अपना दूसरी डेलीगेशन तैयार करिए, आइए। किसने आपको रोका है? सर, आप दूसरी बात, किसने आपको रोका है? और चुनाव पहले आप सुन लीजिए, दूसरा सवाल सुन लीजिए और सुन लीजिए, कौन गया? सर, आप तो बीच में जवाब सरकार है सुन ही नहीं रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है ना। शाहीन बाग को आप लोगों ने कहता है शाहीन बाग जीत गए, यही तो दिक्कत है ना। सर, दूसरा सवाल, कौन कहता है शाहीन बाग जीत गया? कौन कहता है सर? अरे लीजिए, ये प्रोटेस्ट सबका है, सारे आम लोगों का है। नहीं, सर, आपका ये कहना है 15 करोड़ बनाम 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। शाहीन बाग जीत गया किसने कहा? आप एमआईएम के एक मंच पर तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, गजब आप बात करो। और जिसने नारा लगाया हटा दिया गया, वहां से हटा दिया गया जिसने भी ये नारे लगाए। एक बात और करके सामाजिक, ठीक है सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, डेलीगेशन, सामाजिक का सवाल ले लूं, वो वही लोग हैं जैसे लोग जो अनके जगह गन उठाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। सर, आपने जैसे कहा कि एक डेलीगेशन बनाएं और उन्हें सामने लाएं, ठीक है, लेकिन आपका ये दूसरी जगह ये भी कहना है कि उसके पीछे कोई दूसरा हाथ है, ठीक है, तो हम डेलीगेशन इसलिए कि जब कामरान जी जैसे लोग जो कानून पे जानकार है आपको गुमराह कर रहे हैं, यहाँ बैठ के तो आपको गुमराह कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपका लाठी पड़े, चाहते हैं। और आपका अंतिम सवाल अब्बास जी था, पहले सर सुन लीजिए, आप हाई कर नहीं। जी सर, मुझे सीएए पता है, आपके पास बैठी हुई है, समाज में नहीं है, आप इनको गुमराह कौन करेगा? समस्या समाज में नहीं है। ठीक है दिनेश जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई। कामरान जी जैसे लोग, दिनेश जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई। दिनेश जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई। एजाज कमर साहब बहुत देर से खामोश हैं। जी जी, वो आखिरी सवाल पे हम आएंगे, अभी हम आएंगे। एजाज कमर साहब,
बार बार ये कहा जाता है कि जो शाहीन बाग में मुजाहरा हो रहा है वो दरअसल सीए के खिलाफ नहीं है, वो टीस है 370 हटाए जाने की, वो टीस है राम मंदिर पर फैसला आने की, वो टीस है ट्रिपल तलाक को जो खत्म कर दिया गया। आपको लगता है क्या कि शाहीन बाग में जो लोग बैठे हैं वो सीए के खिलाफ बैठे हुए हैं, या जो ये 2-3 जो बड़े फैसले हुए हैं मोदी सरकार में उसके खिलाफ लोगों का एक गुबार था जो अब फूट गया है? देखिए, मैंने शुरू में ही पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, जैसे हम उर्दू में फिक्री बेईमानी या हिंदी में कहते हैं बौद्धिक कुटिलता। देखिए, बंगालियों का जहाँ तक मसला है, बांग्लादेशी जब तक पाकिस्तान के साथ रहे तो ये पाकिस्तान के लिए नासूर बने रहे। उसके बाद से जब बांग्लादेश बना तो इन्होंने हमारा जीना मुश्किल करा है। इनकी वजह से यूपी, बिहार और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मुश्किल हो रहा है। और कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहता है हिंदुस्तान का कि इनके लिए लड़े, लेकिन हम लड़ किसके लिए रहे? हम बांग्लादेशियों के लिए लड़ रहे हैं। और सरकार किसके लिए लड़ रही है? सरकार उनके लिए लड़ रही थी, वो महात्मा गांधी करके गए। सरकार उनके लिए लड़ रही तो जवाहरलाल नेहरू करके गए। सरकार उनके लिए लड़ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए, अगर आप लोग जवाहरलाल नेहरू ने पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं चुना। गांधी जी ने कहा था बंटवारे के समय में, आप अपनी याददाश्त को ठीक करिए। दिनेश जी, आजादी के बाद गांधी दिनेश जी, एजाज कमर साहब को जवाब देने दीजिए। आप लोगों को पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, दिक्कत हो रही। आप लोगों को पाकिस्तान से प्रॉब्लम है ना। पाकिस्तान को आप एनिमी कंट्री मानते हो, तो पाकिस्तान का पाकिस्तान अच्छा ठीक है, हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं पाकिस्तान एनिमी कंट्री है। वहां का हिंदू नेशनल हो या मुस्लिम नेशनल हो, वो दोनों बराबर है हमारे लिए। नहीं है, दोनों बराबर है। अदनान सामी को दिया कि नहीं दिया? आप मांगे, आप सदस्यता मांगिए ना, आप सदस्यता कोई भी मांगे। आप दिक्कत ये है तो उसी रास्ते से दे देते ना। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? जिस रास्ते से दिनेश जी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में दिनेश जी, दिनेश जी, आप एक की कॉपी मेरे पास पेपर दिखा रहे हैं। एक की कॉपी में आप पढ़ लीजिए, इसके अंदर धर्म से प्रताड़ित मुझे दिखा दीजिए कहां पर है। वहां 3 बातें कही गई कि यहां से हिंदू चले जाएं, ये कहा गया अगली बात कि औरतों को छोड़कर जाएं, तीसरी बात ये कही गई कि या तो धर्म परिवर्तन कर लें। एक बार भी कोई डाटा है आपके पास? कोई डाटा है? कोई डाटा है? वो आप मिसलीड कर रहे हैं लोगों को, मिसलीड कर रहे हैं। पार्टीशन से पहले और पार्टीशन की बात कर रहे हैं। एक बार आप शाहीन बाग के, ठीक है दिनेश जी, मैंने सवाल किया था एजाज कमर साहब से, नहीं निकला। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आज मुसलमान भारतीय जनता पार्टी मोदी के साथ जुड़ रहा है ना, यही तकलीफ थी, आज भी जुड़ रहा है। इस देश को हिंदू और मुसलमान में बांटने का काम आप जैसे बुद्धिजीवी कर रहे हैं। समाजी जैसे बहन नहीं कर रही है, वो तो मोदी सरकार की नीतियों से जुड़ रही थी। पहली बार उनका लगा कि ट्रिपल तलाक हट गया, बहनें जुड़ गई। ये हाथ जो मल्ला हुआ आप जैसे लोगों को ना, उनको दिक्कत है। जिनकी दुकानें खुली थी, जिनकी दुकानों पर सुबह से शाम तक भीड़ लगती थी, जो इनको संचालित करने का काम कर रहे थे, जब हमारी माँ और बहनें वहां से संचालित होना बंद कर दिए तो आप नया सगुफा लेके, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आप एकदम अपना ख्याल हटा लीजिए। ये बहनें पढ़ी लिखी बहनें हैं, ये आपके झांसे में आने वाली नहीं है। तो फिर उन्हीं माँ बहनों के लिए आपने कह दिया कि 500 रुपए लेके बैठी हुई है। हकीकत इनको पता है। नहीं दिनेश जी ऐसे बहस नहीं होगी। मैंने सवाल किया था एजाज कमर साहब से, उनको बोल लेने दीजिए। आप बोल रहे हैं नहीं, आप बहस को, मैं शाहीन बाग पे बात कर रहा हूँ, आप 3 तलाक पे जा रहे हैं, आप 3 तलाक पे जा रहे हैं। मैंने एक शब्द नहीं बोला। एजाज कमर साहब से मैंने जो सवाल किया था उसको फिर मैं दोहराता हूं कि एजाज कमर साहब, शाहीन बाग में जो मुजाहिरीन बैठे हैं वो एंटी सीए प्रोटेस्ट है या 3 तलाक के हटाए जाने का दर्द है, 3 तलाक को खत्म किए जाने का डर है, 370 हटाए जाने का वो गुस्सा है, या मस्जिद पर जो फैसला आया मंदिर मस्जिद पर उसका गुस्सा है? देखिए, एक तो गुबार था तो मैं फटेगा ही, काफी टाइम से था, लेकिन नहीं, मसला गुबार यहाँ पे नहीं है ये सर, है। अब आप बोलते रहिए या फिर मैं बोलता रहूं या आप बोलते रहिए। अगर मैं चीखना शुरू, ठीक है, नहीं उनको बोलने दीजिए, फिर आपका जब आपकी बारी आएगी आपको टाइम। वही मैं बार बार कह रहा हूं कि ये फिक्री बेईमानी का मुद्दा है, चाहे मुसलमानों की तरफ से हो या फिर थोड़ा बहुत सरकार की तरफ से भी है। देखिए, मुसलमानों को जब मैं इंटेलेक्चुअल से बात करता था तो वो एक इस बात को उठाते थे कि देखिए, मजहब के कि बेस पे आप हमें आरक्षण नहीं दे सकते तो मजहब के आधार पे आप नागरिकता कैसे दे सकते हैं। उनकी मुसलमानों की ये बात भी जायज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो मामला है ये कुछ एक ख़ास मामला है और सब जानते हैं उसके क्या वजूहात हैं।
ठीक है। और बांग्लादेश का जहाँ तक मसला है, मैं अभी उस पर बात कर रहा था, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, ना मैं पार्टीशन के समय की बात करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि दोनों के, अब आप कहते हैं कि साहब मुसलमानों को क्यों, मुसलमानों के मोहल्ले में क्यों नहीं आते, मुसलमानों को बीजेपी टिकट क्यों नहीं देती, मुसलमानों को टिकट देते हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है, फिर इल्ज़ाम बीजेपी पे लगाते हैं कि टिकट नहीं देते। इसी तरीके से मैं आपको मिसाल दूंगी, क्या रवैया होता है जो लोग बीजेपी के लिए खड़े होते हैं मुसलमानों का, उनको गद्दार, दुश्मन, कौम का क्या क्या गालियों से नवाजा जाता है। और रही बात गुंडागर्दी की, तो आप जरा सी बात आपकी अगर लड़ाई हो जाए तो ओखला में मैं भी रहता हूँ, फोन करेंगे भैया जरा 10 बंदे बैठ जियो, तो बात ये नहीं है। अब सवाल ये है कि हमें बहुत संजीदा होना चाहिए। देखिए मुसलमानों में एक डिप्रेशन था, और डिप्रेशन आज से नहीं काफ़ी समय से मैं देख रहा था कि मैंने इतने बड़े बड़े जो दंगे हुए उसके बाद मुसलमानों ने कांग्रेस से किनारा किया और थर्ड फ्रंट को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस से हमें निजात मिले। तो मुसलमानों की जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स थी उनको नहीं करा गया। जैसे मैंने मुद्दा उठाया कि मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिक्योरिटी की थी। आज़ादी के बाद सबसे पहले अगर कोई कानून जिस तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था वो एंटी कम्युनल राइट्स बिल था, उसकी तरफ नहीं ध्यान दिया गया। बीजेपी ने मुखालफत करी जब कांग्रेस। अरे भैया तो 70 साल से बीजेपी तोड़ी थी। शासन में है, कोई दंगा हुआ? आपने हिंदू मुसलमान के नाम पे कोई दंगा हुआ? यही दंगे तो आप ही कराते हो ना, आप ही कराते हो दंगे। में दर्द है, कोई दंगा हुआ? दंगे आप ही कराते हो। हमला हुआ? जब शासन में आ गए तो दंगे बंद हो गए। हिंदू मुसलमान में जब प्रेम बढ़ा, आतंकवाद तुम्हारा, आतंकवाद जब होता है जब तुम सत्ता में नहीं होते, दंगे तब होते हैं जब तुम सत्ता में नहीं होते, और जब तुम सत्ता में आ जाते हो आतंकवाद खत्म हो जाता है। जब तुम सत्ता में आते हो तो दंगे खत्म हो जाते हो। दंगे कराने वाले तुम हो, दंगे कराने वाले बीजेपी आरएसएस के लोग हैं। यही बांटकर लोगों ने, यही जो अभी आजाद जी कह रहे थे ना, लोगों ने मुसलमानों को वोट बैंक समझा। समस्या यही है, जब आज वो वोट बैंक के निकलकर अपनी प्रगति में आगे मुसलमान बढ़े, वोट बैंक और किसी का नहीं है। मुसलमान सुरक्षा से मुसलमान सबको वोट देता है। कामरान साहब, आप गुमराह कर रहे हैं बाकी लोगों को, आप शिक्षित कामरान साहब, कांग्रेस के दौर में हुए फसादात से आप इनकार नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि दंगे बीजेपी ने कराए हैं तो इंदिरा गांधी के जमाने से दंगे हो रहे हैं। इंदिरा गांधी के जमाने में मुरादाबाद का दंगा हुआ, कांग्रेस के दौर में बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्जाम में उठा लिया गया, जिंदगियां बर्बाद हो गई। कामरान साहब, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। कांग्रेस का नुमाइंदा नहीं हूं, नहीं है, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, बहस हमारी जारी रहेगी कि क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा।